आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम चैप्टर 5 का सेकेंड पार्ट आज हम लेकर के आए हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने चर्चा की थी कि डेथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर नेहरू, प्रधानमंत्री नेहरू जी की मृत्यु के बारे में चर्चा की थी। चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन, हु आफ्टर नेहरू, नेहरू के बाद देश की बागडोर कौन संभालेगा, इसकी चर्चा हुई थी। वाई द डिकेड ऑफ 1960 कॉल्ड द डेंजरस डिकेड, 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा गया, इसके बारे में चर्चा हुई थी। फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री, नेहरू जी के उत्तराधिकार को लेकर के जो प्रश्न हमारे सामने था उसके बारे में चर्चा हुई। और फिर शास्त्री जी के तुरंत ही देहांत हुआ और उसके बाद फिर वही सवाल हमारे सामने था, तो फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी उसकी चर्चा की गई थी। फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967, उसके बारे में चर्चा हुई। किन परिस्थितियों में 1967 के चौथे आम चुनाव हुए थे उसकी भी चर्चा की गई थी। नॉन कांग्रेसिज्म के बारे में चर्चा हुई थी और 1967 के चुनाव परिणाम क्या रहा, इलेक्टोरल वर्डिक्ट के बारे में हमने पार्ट 1 में चर्चा की है। अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। आफ्टर द फोर्थ जनरल इलेक्शन ऑफ 1967, two new words were added to the dictionary of Indian politics. 1967 का आम चुनाव भारतीय राजनीति के लिहाज से बहुत मायने रखता है और भारतीय राजनीति में कई सारे परिवर्तन इस चुनाव के बाद देखने को मिले। तो दो शब्द भारतीय राजनीति के शब्दकोश में इस चुनाव परिणाम के बाद जुड़े, जिसकी पहले हमने कभी भारतीय राजनीति में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता। वो सब थे कोएलिशन गठबंधन और डिफेक्शन दल बदल। ये दोनों शब्द 1967 के चुनाव के बाद हम भारतीय राजनीति में देख पाते। तो व्हाट वाज कोलिशन, या यूं कहें कि व्हाट इज कोलिशन, क्योंकि आज कोलिशन जो है एक आम बात है भारतीय राजनीति में। व्हाट इज कोलिशन? व्हेन टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, देन इट इज कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट। जब दो या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर के सरकार बनाती है। कब होता है ऐसा? जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है। और कभी कभी ये भी देखा जाता है बहुमत होने के बावजूद भी गठबंधन की सरकारें बनती हैं। जैसे वर्तमान में हम 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में देखें तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त थी एक पार्टी के रूप में, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट बनी वो एनडीए गठबंधन की बनी। तो जब दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं तो उसको हम गठबंधन की सरकार, कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। The election of 1967 brought into picture the phenomena of coalition. 1967 के चुनाव के बाद ही यह परिघटना सामने आती है। Since no single party had got majority, various non-Congress parties came together to form joint legislative parties called संयुक्त विधायक दल in हिंदी। जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो कई सारी नॉन कांग्रेस पार्टियां मिलकर के उन्होंने संयुक्त विधायक दल के नाम से मोर्चा बनाया, दैट सपोर्टेड नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स, और गैर कांग्रेसी सरकारों को बनाने में सहयोग दिया। दैट इज व्हाई दीज गवर्नमेंट्स केम टू बी डिस्क्राइब्ड एज एसवीडी गवर्नमेंट, और इसीलिए इन सरकारों को हम एसवीडी गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। इन द मोस्ट दीज केसेज ऑफ कोलिशन पार्टनर्स फॉर आइडियोलॉजिकली इनकॉन्ग्रुएंट। यहाँ देखने वाली बात है कि ये जो गठबंधन की सरकारें बनी इनमें आइडियोलॉजी का कोई लेना देना नहीं था। ये केवल कांग्रेस विरोध के नाम पर एकजुट होकर के गैर कांग्रेसी सरकार बनाने में मदद की। एग्जाम्पल के लिए द एसबीटी गवर्नमेंट इन बिहार फॉर इंस्टांस इंक्लूडेड द टू सोशलिस्ट पार्टी एसएसपी एंड पीएसपी along with the CPI on the left and जनसंघ on the right। देख पा रहे हैं हम लोग कि सीपीआई जो एक वामपंथी पार्टी है और जनसंघ जो एक दक्षिणपंथी पार्टी है, इन्होंने मिलकर के गैर कांग्रेसवाद के नाम पर गैर कांग्रेसी सरकार बनाने के लिए एक गठबंधन बनाया। उसी तरह ठीक पंजाब में, इन पंजाब इट वाज कॉल्ड द पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट एंड comprised the two rival Akali parties at that time, Sant group and Master group, with both the communist parties, the CPI and the CPIM, the SSP, the Republican Party,
एंड भारतीय जनसंघ। पंजाब में भी हम देख पा रहे हैं कि दक्षिणपंथी वामपंथी पार्टियां और दो बिल्कुल विरोधी पार्टियां मास्टर ग्रुप और संत ग्रुप दोनों ने मिल करके इन सब ने गैर कांग्रेसी नाम के बात के नाम पर एक गैर कांग्रेसी सरकार बनाने में मदद की। 1967 के चुनाव के बाद जो दूसरा शब्द अस्तित्व में आया वो था डिफेक्शन। डिफेक्शन भारतीय राजनीति में एक ऐसा काले अध्याय के रूप में सामने आया जिसकी कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं की होगी। अब हम अपने संविधान निर्माताओं की बात करें तो ये सभी एक आइडियोलॉजिकल लीडर्स थे, उनके लिए विचारधारा सबसे मायने रखती थी। डिफेक्शन एक ऐसी बात है जिसके बारे में उन्होंने कभी कल्पना, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि एक पार्टी से जीतने के बाद कोई नेता किसी दूसरी पार्टी में कैसे जा सकता है, लेकिन भारतीय राजनीति की हकीकत है और ये शब्द 1967 के चुनाव के बाद ही भारतीय राजनीति के शब्दकोश में शामिल हुआ। तो व्हाट इज डिफेक्शन? तो डिफेक्शन मीन्स एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीव्स द पार्टी ऑन हुज सिंबल ही और शी वाज इलेक्टेड एंड ज्वाइंस अनदर पार्टी। तो जब एक निर्वाचित रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि उस पार्टी को छोड़ देता है जिसके चुनाव चिन्ह पर वह चुना गया था और किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाता है, इसी को हम दल बदल के नाम से जानते हैं। आफ्टर द 1967 general election, the Breakaway Congress legislature played an important role in installing non-Congress governments in 3 states, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इन 3 राज्यों में कांग्रेस से दल बदल करके कांग्रेस के नेताओं ने गैर कांग्रेसी सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। The constant realignment and shifting political loyalties in this period gave rise to the expression आया राम गया राम। और भारतीय राजनीति में इसी दल बदल की घटना से आया राम और गया राम एक मुहावरे की प्रचलन में है। ये शब्द भी भारतीय राजनीति की देन है। आया राम गया राम के बारे में एक बहुत मशहूर कहावत है और उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि विधायकों द्वारा तुरंत पार्टी छोड़कर दूसरी तीसरी पार्टी में शामिल होने की घटना से भारतीय राजनीति के शब्दकोश में आया राम गया राम का जुमला दाखिल हुआ। इस जुमले की प्रसिद्धि के साथ एक खास घटना जुड़ी हुई है। 1967 के चुनाव के बाद हरियाणा के एक विधायक गयालाल ने राजनीतिक निष्ठा बदलने का जैसे एक कीर्तिमान ही स्थापित कर दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने एक पखवाड़े मतलब 15 दिन के अंदर 3 दफा अपनी पार्टी बदली। एक पखवाड़े में अपनी 3 बार उन्होंने पार्टी बदल दी। पहले वे कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर कांग्रेस में लौटे, कांग्रेस में लौटने के 9 घंटे के अंदर दोबारा यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। कहा जाता है कि जब गयालाल ने यूनाइटेड फ्रंट छोड़कर कांग्रेस में आने की मंशा जाहिर की तो कांग्रेस के नेता राव वीरेंद्र सिंह ने उन्हें लेकर चंडीगढ़ में एक प्रेस के सामने घोषणा की, गया राम था अब आया राम है, गया राम था अब आया राम है। और गयालाल की इस हड़बड़ी को आया राम गया राम के जुमले में हमेशा के लिए दर्ज कर लिया गया। उनकी इस हड़बड़ी को लेकर बहुत से चुटकुले और कार्टून बने। बाद के समय में दल बदल को रोकने के लिए हमारी सरकार ने कानून भी बनाए। तो ये आया राम गया राम का जुमला कैसे प्रसिद्ध हुआ इस स्लाइड में हमने देखा। बात की इस वर्षों में एक भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ी घटना जिसका एक दूरगामी प्रभाव भी देखने को मिलता है, कांग्रेस का विभाजन। 1969 में कांग्रेस पार्टी 2 भागों में 2 गुटों में बट गई। और इसका कारण क्या था? तो अगर इसका कारण ढूंढेंगे रीजन ऑफ स्प्लिट इन द कांग्रेस तो इसके 2 कारण सामने आते हैं, इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट एंड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969। 2 रीजन थे कांग्रेस के टूटने के। इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट हमने पहले भी चर्चा की थी कि सिंडिकेट जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत पावरफुल और सीनियर नेताओं का एक गुट था। सिंडिकेट वाज अ ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स फ्रॉम विद इन द कांग्रेस। कांग्रेस के भीतर शक्तिशाली और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह सिंडिकेट कहा जाता था। सभी सीनियर नेता इसके अंतर्गत थे।
The syndicate had played a role in the installation of Indira Gandhi as the Prime Minister by ensuring her election as the leader of the parliamentary party. पर इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के रूप में सामने आने में सिंडिकेट का अहम भूमिका थी. These leaders expected Indira Gandhi to follow their advice. इन नेताओं को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी अभी एक अनुभवहीन लीडर है, नई है, तो वो सलाह के लिए उन पर निर्भर रहेंगी, उनसे सलाह लेकर के सरकार चलाएंगी. Gradually, however, Indira Gandhi attempted to assert her position within the government and the party. लेकिन धीरे धीरे इंदिरा गांधी ने सरकार और पार्टी के भीतर अपनी पोजीशन, अपनी स्थिति को मजबूत करने पर जोर देने का प्रयास शुरू कर दिया. She chose her trusted group of advisors from outside the party. उन्होंने पार्टी से बाहर के भरोसेमंद लोगों को चुना और अपना सलाहकार बनाया. Slowly and carefully she sidelined the syndicate. और इस तरह धीरे धीरे सावधानी से उन्होंने सिंडिकेट के नेताओं को दरकिनार करना शुरू कर दिया. यानी कांग्रेस के अंदर सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के रास्ते अलग अलग होने लगे. इंदिरा गांधी thus faced two challenges. और इस तरह इंदिरा गांधी के सामने दो चुनौतियां प्रमुख रूप से सामने थी. पहला, she needed to build her independence from the syndicate. पहला जो चुनौती उनके पास सामने थी वह थी कि सिंडिकेट के नेताओं के साथ जो एक बहुत बड़ा प्रभावशाली गुट था कांग्रेस के अंदर ही, उसके प्रभाव से अपने आप को मुक्त करना. और साथ ही साथ she also needed to work towards regaining the ground that the Congress had lost in the 1967 election. और साथ ही साथ 1967 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जो नुकसान हुआ था, जो उनकी राजनीतिक जमीन खोई थी, उसको हासिल करना भी इंदिरा गांधी की प्रमुख चुनौती के रूप में थी. इस प्रकार ये दो चुनौतियों से इंदिरा गांधी को बाहर निकल के अपना एक अलग मुकाम बनाना था. इंदिरा गांधी एडॉप्टेड अ वेरी बोल्ड स्ट्रेटजी. और इंदिरा गांधी ने इसके लिए बहुत एक साहसिक रणनीति अपनाई. शी कन्वर्टेड अ सिंपल पावर स्ट्रगल इनटू एन आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल. दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. शी कन्वर्टेड अ सिंपल पावर स्ट्रगल इनटू एन आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल. कांग्रेस के अंदर या कांग्रेस के बाहर एक सामान्य से सत्ता संघर्ष को उन्होंने वैचारिक संघर्ष के रूप में, आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल के रूप में इस्टेब्लिश कर दिया. She launched a series of initiatives to give the government a left orientation. और उन्होंने सरकारी नीति को वामपंथी रुझान प्रो पुअर पॉलिसीज अपनाई और सरकार को लेफ्ट ओरिएंटेशन देने की कोशिश की. सरकारी नीति को वामपंथी झुकाव देने की तैयारी शुरू कर दी. She got the Congress Working Committee to adopt a 10-point program in May 1967. मई 1967 में उन्होंने उनके प्रभाव से, उनके नेतृत्व में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 10 सूत्रीय कार्यक्रम अपनाया. This program included social control of banks, nationalization of general insurance, ceiling on urban property and income, public distribution of food grains, land reforms, and provisions of house sites to the rural poor. इस कार्यक्रम में उन्होंने बैंकों के ऊपर सामाजिक नियंत्रण, आम बीमा के राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा और आय के परिसीमन, खाद्यान्न का सरकारी वितरण, भूमि सुधार और ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूखंड देने के प्रावधान शामिल किए. और इस तरह प्रो पुअर पॉलिसी बना करके उन्होंने अपने सरकार को वामपंथी रूप देने की कोशिश की. While the syndicate leaders formally approved this left-wing program, they had serious reservations about the same. हालांकि सिंडिकेट के नेताओं ने इंदिरा गांधी के द्वारा लिए गए इन कार्यक्रम को स्वीकृति तो दे दी, लेकिन उनके मन में गहरे संदेह अभी बाकी थे. तो इस तरह से कांग्रेस के अंदर इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के रास्ते अलग हो चुके थे. दोनों में मनमुटाव लगभग खुल के सामने आ गए थे. दोनों ने अपने अपने अलग रास्ते चुन लिए थे, लेकिन जो अल्टीमेट रीजन था कांग्रेस के स्प्लिट का,
वो था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969, राष्ट्रपति के 1969 के चुनाव। The factional rivalry between the syndicate and Indira Gandhi came in the open in 1969. Following President Zakir Hussein's death, the post of President of India fell vacant that year. सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच की गुटबाजी 1969 में के राष्ट्रपति पद के चुनाव के समय खुलकर सामने आई। तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण उस साल राष्ट्रपति का पद खाली हुआ था। Despite Mrs. Gandhi's reservations, the syndicate managed to nominate her long-time opponent and then Speaker of the Lok Sabha, N. Sanjeeva Reddy, as the official Congress candidate for the ensuing presidential election. इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद उनके लंबे समय के विरोधी रहे और तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर दिया। इंदिरा गांधी रिटेलिएटेड by encouraging the then Vice President V.V. Giri to file his nomination as an independent candidate. इंदिरा गांधी ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी.वी. गिरी को एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए मोटिवेट किया, बढ़ावा दिया और कि वो एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन भर। The then Congress President S. Nijalingappa issued a whip asking all the Congress MPs and MLAs to vote in favor of Sanjeeva Reddy, the official candidate of the party. whip किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अपने विधायकों और सांसदों को एक जारी किए जाने वाला एक विशेष आदेश है, जिसमें उसमें पार्टी लाइन के आधार पर वोट देने के लिए एक आदेश जारी किया जाता है और जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। तो एस निजलिंगप्पा पार्टी के प्रेसिडेंट ने व्हिप जारी किया कि आप सभी विधायक और सांसद कांग्रेस पार्टी के एस निजलिंगप्पा जो कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में वोट करें। Supporters of Indira Gandhi requested a special meeting of the AICC, but this was refused. कांग्रेस समर्थकों ने इंदिरा गांधी के समर्थकों ने जो कांग्रेस के अंदर इंदिरा गांधी के समर्थक थे उन्होंने एआईसीसी की एक विशेष बैठक की मांग की जिसे मना कर दिया और इसीलिए जो है कांग्रेस पार्टी के स्प्लिट के बाद जो इंदिरा गांधी का गुट था उसको रिक्विजनिस्ट भी कहा जाता है। आफ्टर साइलेंटली सपोर्टिंग बीबी गिरी द प्राइम मिनिस्टर ओपनली कॉल्ड फॉर अ कंसेंस वोट व्हिच मींट दैट द MPs and MLAs from the Congress should be free to vote the way they want. बीबी गिरी का छुपे तौर पर समर्थन करते हुए इंदिरा गांधी ने खुलेआम अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने को कहा। इंदिरा गांधी ने कहा कि कांग्रेस के विधायक और सांसद अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग करें। इसका मतलब यह था कि कांग्रेस के सांसद और विधायक अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी उम्मीदवार को वोट डाल सकते हैं। The election ultimately resulted in the victory of बीबी गिरी और आखिरकार राष्ट्रपति पद के चुनाव में बीबी गिरी चुन लिए गए, द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, एंड द डिफीट ऑफ संजीवा रेड्डी, द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट, और कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार एन संजीवा रेड्डी चुनाव हार गए। द डिफीट ऑफ द पॉलिटिकल कांग्रेस the defeat of the official Congress candidate formalized the split in the party और इस तरह कांग्रेस की औपचारिक विभाजन का रास्ता खुल गया था। The Congress president expelled the Prime Minister Indira Gandhi from the party. कांग्रेस प्रेसिडेंट एस निजलिंगप्पा ने इंदिरा गांधी को जो सब प्राइम मिनिस्टर थे उनको पार्टी से निकाल दिया। She claimed that her group was a legal Congress और दावा किया कि उनका समूह ही असली कांग्रेस है। बाय नवंबर 1969 और नवंबर में 1969 में कांग्रेस पार्टी दो गुटों में बट गई, द कांग्रेस ग्रुप
led by the syndicate came to be referred to as the Congress Organization. सिंडिकेट के नेतृत्व वाले कांग्रेस को कांग्रेस ओ के नाम से गया एंड द ग्रुप लेड बाय द इंदिरा गांधी केम टू बी कॉल्ड कांग्रेस आर, कांग्रेस रिक्विजनिस्ट। कांग्रेस फॉर्मली दो गुटों के रूप में जानी जाने लगी। ये था कांग्रेस का एक पार्टी के रूप में विभाजन। पाठ के अगले चरण में हम देख रहे हैं कि एक जो इंदिरा गांधी के द्वारा जो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसके जिन बिंदुओं पर, जिन पॉइंट्स के ऊपर इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के नेताओं के बीच भी गहरे मतभेद थे, उनमें से एक महत्वपूर्ण निर्णय था एबोलिशन ऑफ प्रिवी पर्स, प्रिवी पर्स की समाप्ति। इसको भी लेकर के दोनों गुटों में काफी मतभेद था। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखते हैं कि व्हाट वाज प्रिवी पर्स। एट द टाइम ऑफ इंटीग्रेशन, princely estates were given an assurance that after the dissolution of the princely rule, the then rulers' families would be allowed to retain certain private property and given a grant in heredity or government allowance, measured on the basis of the extent, revenue, and potential of the merging states. This grant was called the Privy Purse. आजादी के समय देश की सबसे मुख्य समस्या देशी रियासतों का एकीकरण था, भारतीय संघ में विलय था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के लौह पुरुष कहे जाते हैं, उनके प्रयासों से देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय हुआ और उसके लिए देशी रियासतों के राजाओं और भारत सरकार के बीच इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुए। और उसी समय जब देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय हुआ, तो सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि रियासतों के तत्कालिक शासक परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार होगा, साथ ही सरकार की तरफ से उन्हें कुछ विशेष अधिकार भी दिए जाएंगे। यह दोनों बातें इस बात को आधार मानकर तय की जाएंगी कि जिस राज्य का विलय होना है उसका विस्तार, राजस्व और क्षमता कितनी है। इसी व्यवस्था को प्रिवी पर्स कहा गया। Following the 1967 elections, Indira Gandhi supported the demand that the government should abolish privy purse. 1967 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी ने इस बात को समर्थन किया कि प्रिवी पर्स की व्यवस्था को समाप्त कर दी जाए, क्योंकि यह संविधान में जो समानता की बात की गई है, उस समानता के सिद्धांत के खिलाफ है, क्योंकि यह कुछ लोगों को विशेष सुविधाएं, कुछ विशेष अधिकार देता है जो भारतीय संविधान के प्रावधानों से संगत नहीं है। इस आधार पर इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स को समाप्त करने का समर्थन किया। मोरारजी देसाई, however, called the move morally wrong and amounting to a breach of faith with the princess. मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी के इस कदम को नैतिक रूप से गलत माना और कहा कि यह रियासतों के साथ विश्वासघात के बराबर होगा, क्योंकि हमने विलय पत्र पर साइन करते हुए उनसे ये वादा किया था, भारतीय सरकार ने उनके साथ ये वादा किया हुआ है। सरकार the government tried to bring a constitutional amendment in 1970 but it was not passed in Rajya Sabha. सरकार ने इसके लिए एक संविधान संशोधन लाने का प्रयास 1970 में किया, लेकिन राज्यसभा में वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। It then issued an ordinance which was struck down by the Supreme Court. सरकार ने उसके बाद एक अध्यादेश लाने का प्रयास किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। इंदिरा गांधी made this into a major election issue in 1971 and got a lot of public support. 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया और जनता का भरपूर समर्थन भी मिला। और चुनाव के बाद जब भारी जीत इंदिरा गांधी को मिली, following its massive victory in 1971 election, the constitution was amended to remove legal obstacles for abolition of privy purse. और इस तरह से सरकार ने संविधान संशोधन करके 1971 में 26वां संविधान संशोधन करके प्रिवी पर्स को सदा की व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया और इस तरह से प्रिवी पर्स की समाप्ति।
द 1971 इलेक्शन एंड रीस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। 1971 का चुनाव और कांग्रेस की बहाली। 1967 के चुनाव के बाद और उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव और उसके बाद कांग्रेस का विभाजन, इन सारी घटनाओं के कारण कांग्रेस का राजनीतिक कद बहुत कम हो गया था और कांग्रेस अपने आज़ादी के बाद अपनी सबसे कमजोर और विपरीत परिस्थितियों में पा रही थी। 1971 के इलेक्शन के बाद कांग्रेस ने फिर से अपनी पुरानी व्यवस्था को, पुरानी जमीन को पा लिया इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। इसके बारे में हम देखेंगे। इंदिरा गांधी की सरकार ने दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर दी। लोकसभा का 5वां आम चुनाव फरवरी 1971 में हुआ। 1967 के चौथे आम चुनाव और उसके चुनाव परिणाम, जो कि कांग्रेस के खिलाफ थे। उसके बाद लगातार देश की परिस्थितियों में जो चुनौतियां थी, उसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969, उसके बाद कांग्रेस का विभाजन, इन सभी घटनाओं ने कांग्रेस को कमजोर किया और ऐसा लगा कि पहली बार आज़ादी के बाद कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर में गुजर रही थी। और इसी सब प्रभाव से जो इंदिरा गांधी की सरकार की संख्या भी कम हो गई थी और उनकी सरकार सीपीआई के समर्थन पर थी। तो इन सभी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट recommended the dissolution of the Lok Sabha in December 1970। 1970 के दिसंबर में उन्होंने लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की। द फिफ्थ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा वाज हेल्ड इन फरवरी 1970 और फरवरी 1971 में लोकसभा के 5वें आम चुनाव होने जा रहे थे। द कंटेस्ट, इस चुनाव का मुकाबला कैसा था, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। द इलेक्टोरल कंटेस्ट अपीयर टू बी लोडेड अगेंस्ट कांग्रेस आर। सामान्य रूप से देखा जा रहा था तो एक तरफ इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी, कांग्रेस आर, और दूसरी तरफ कांग्रेस ओ, जिसमें कांग्रेस के सभी पुराने कद्दावर और इन्फ्लुएंशियल लीडर कांग्रेस ओ में थे। तो मोटे तौर पर देखने में लग रहा था कि जो चुनाव है वो इंदिरा गांधी के खिलाफ है। Everyone believed that the real organizational strength of the Congress party was under the command of Congress O। सभी लोगों को विश्वास था कि कांग्रेस का जो सांगठनिक ढांचा है, पूरे देश का जो संगठन है, किसी पार्टी के लिए जो मजबूत कड़ी होती है वो होती है उसका संगठन ढांचा कितना मजबूत है। ऐसा लग रहा था कि जो सांगठनिक जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वह पुराने कांग्रेस के पास है। टू मेक मैटर्स वर्स फॉर इंदिरा गांधी, all the major non-communist, non-Congress opposition parties formed an electoral alliance known as the Grand Alliance। तो कांग्रेस आर की इंदिरा गांधी की समस्याओं को बढ़ाने के लिए एक और घटना घटी कि जितनी भी नॉन कम्युनिस्ट और नॉन कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने मिल करके इंदिरा गांधी के खिलाफ, रूलिंग पार्टी के खिलाफ एक ग्रैंड अलायंस बनाया। द संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी एंड भारतीय क्रांति दल केम टुगेदर अंडर दिस अम्ब्रेला। ये सभी पार्टियां, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एसएसपी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और भारतीय क्रांति दल, ये सभी पार्टियां एक साथ ग्रैंड अलायंस के नाम पर रूलिंग पार्टी के खिलाफ चुनाव मैदान में थी। The ruling party Congress R had an alliance with the Communist Party of India। और इंदिरा गांधी की रूलिंग पार्टी के साथ केवल कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई साथ चुनाव लड़ रही थी। लेकिन at the new Congress had something that its big opponents lacked। लेकिन फिर भी नई कांग्रेस के पास कुछ ऐसा था जिसका अभाव उनके विरोधियों के पास था। और एक यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न भी बनता है कि 1971 के इलेक्शन में कांग्रेस या इंदिरा गांधी की जीत के कारण, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इंश्योर्ड द विन ऑफ इंदिरा गांधी इन 1967 इलेक्शन, सॉरी 1971 इलेक्शन। क्या कारण थे
जो कांग्रेस पार्टी कांग्रेस आर को 1971 के चुनाव में बड़ी जीत हासिल हुई। उसी का आंसर है कि नई कांग्रेस के पास कुछ ऐसी बातें थी जो बड़े विरोधियों के पास नहीं था। क्या था वो? इट हैड एन इशू एन एजेंडा एंड ए पॉजिटिव स्लोगन। इसके पास, इंदिरा गांधी के पास क्या था? एक मुद्दा था, एक एजेंडा था और एक सकारात्मक नारा था। द ग्रैंड अलायंस डिड नॉट हैव अ कोहेरेंट पॉलिटिकल प्रोग्राम। ग्रैंड अलायंस के पास कोई ऐसा पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था। इंदिरा गांधी said that the opposition alliance had only one common program, इंदिरा हटाओ। इंदिरा गांधी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास, मेरे विरोधियों के पास केवल एक ही कार्यक्रम है, एक ही एजेंडा है, इंदिरा हटाओ। In contrast to this, she put forward a positive program captured in the famous slogan गरीबी हटाओ। जबकि इंदिरा गांधी ने कहा कि मेरे पास, उनके पास इंदिरा हटाओ का नारा है, मेरे पास गरीबी हटाओ का कार्यक्रम है। इस तरह उन्होंने गरीबी हटाओ का एक सकारात्मक कार्यक्रम जनता के सामने रखा। She focused on the growth of the public sector, imposition of a ceiling on rural land holdings and urban property, removal of disparities in income and opportunities, and abolition of princely privileges। और इस तरह उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के विकास, ग्रामीण भूमि जोत और शहरी संपत्ति पर सीमा लगाने, आय और अवसर में असमानताओं को दूर करने और रियासतों के विशेषाधिकारों को समाप्त करने पर भी ध्यान दिया। और इस तरह उन्होंने प्रो पुअर, गरीबों के हितों के लिए कार्यक्रम को सामने रखा। थ्रू गरीबी हटाओ, Indira Gandhi tried to generate a support base among the disadvantaged, especially among the landless laborers, Dalits and Adivasis, minorities, women and unemployed youth। गरीबी हटाओ के कार्यक्रम के माध्यम से इंदिरा गांधी ने वंचितों, विशेषकर भूमिहीन मजदूरों, दलितों और आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बेरोजगार युवाओं के बीच एक समर्थन आधार तैयार करने का प्रयास किया। तो उन्होंने अपने जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उसके अंदर समर्थन का एक बेस तैयार करने की कार्यक्रम सामने रखा। The slogan of Garibi Hatao and the programs that followed it were part of Indira Gandhi's political strategy of building an independent nationwide political support base। और इस तरह गरीबी हटाओ के नारे और उसके बाद चलने वाले कार्यक्रम के द्वारा इंदिरा गांधी ने एक स्वतंत्र राष्ट्रव्यापी राजनीतिक समर्थन का आधार बनाने की दिशा में कार्य शुरू किया और इस तरह अपनी स्थिति को चुनाव में मजबूत किया। और इसका परिणाम क्या रहा? तो द आउटकम एंड आफ्टर, तो इस पूरे चुनाव का और इन सारी बातों का क्या प्रभाव पड़ा उसके चुनाव के परिणाम पर, तो उसको देखते हैं एक बार कि द कांग्रेस आर सीपीआई अलायंस, इंदिरा गांधी की कांग्रेस और सीपीआई अलायंस, जो अलायंस था, ऑन मोर सीट्स एंड वोट्स देन द कांग्रेस हैड एवर ऑन इन द फर्स्ट 4 जनरल इलेक्शंस। यानी साफ पता चलता है कि जो चुनाव के परिणाम इंदिरा गांधी के पक्ष में थे और कांग्रेस ने और सीपीआई के अलायंस ने अब तक के जितने भी चुनाव हुए थे उनमें सबसे ज्यादा सीटें और सबसे ज्यादा वोट्स लेकर के चुनाव जीत गए। द कंबाइंड वन 375 सीट्स इन लोकसभा एंड सिक्योर्ड 48.4% वोट्स। कांग्रेस गठबंधन को 375 सीटें मिली और 48.4% वोट्स से मिली, जो अब तक का सबसे ज्यादा था। इंदिरा गांधीज कांग्रेस आर ऑन 352 सीट्स with about 44% of popular votes on its own। इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर ने अपने दम पर लगभग 352 सीटें जीती और 44% वोट पाए। Contrast this with the performance of the कांग्रेस ओ, जो पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लीडर्स सिंडिकेट की पार्टी थी कांग्रेस ओ, उसको द पार्टी विथ सो मेनी स्टालवर्ड्स could get less than 1/4 of the votes secured by Indira Gandhi's party and win merely 16 seats। तो कांग्रेस ओ को केवल मात्र 16 सीटें मिली और इंदिरा गांधी को जो वोट शेयर प्राप्त हुआ उसका 1/4 भी मुश्किल से वो ले पाए थे। इस तरह जो ग्रैंड अलायंस है वो पूरी तरह से फेल हो गया। With this, the Congress party led by Indira Gandhi established its claim to being the real Congress and restored to it the dominant position in Indian politics। और इस प्रकार इंदिरा गांधी ने साबित किया
कि उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस ही असली कांग्रेस है, और इस तरह उन्होंने भारतीय राजनीति में अपना महत्वपूर्ण स्थिति बहाल कर ली। The Grand Alliance of the opposition proved a grand failure. Their combined tally of seats was less than 60. और पूरी तरह से जो ग्रैंड अलायंस सभी नॉन कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो मिल करके उनकी टोटल सीट भी 60 के अंदर ही रह गई। The crisis in East Pakistan and the Indo-Pak war leading to the establishment of Bangladesh added to the popularity of Indira Gandhi. और इसी चुनाव के बाद बांग्लादेश संकट और उसके परिणाम स्वरूप भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत की विजय ने इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी को अपने चरम पर पहुंचा दिया। और पार्टी स्वेप्ट थ्रू ऑल द स्टेट असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन 1972। और नेक्स्ट ईयर जितने भी राज्यों में स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुए, वहां इंदिरा गांधी की पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। शी वाज सीन नॉट ओनली एज द प्रोटेक्टर ऑफ द पुअर। इंदिरा गांधी को न केवल गरीबों के रक्षक के रूप में देखा गया, बल्कि आल्सो अ स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर, एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में भी वो उभर कर सामने आई। और इस तरह की बातें जो है इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में काम आई, और इंदिरा गांधी एक बड़े नेता के रूप में अपने आप को साबित कर पाई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह से इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपनी पुरानी पोजीशन को रिस्टोर कर लिया था। और इसमें लेकिन जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी, वो राजनीतिक सफलता के चरम पर थी। इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी बहुत बड़े नेता के रूप में देश के सामने थी, देश की सबसे बड़ी नेता के रूप में उभर के आई थी। लेकिन इंदिरा गांधी की जो नई कांग्रेस थी, वो पुरानी कांग्रेस से कई मामलों में अलग थी। तो हाउ वाज द न्यू कांग्रेस डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड कांग्रेस, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो नई कांग्रेस बनकर के आई और जो पुरानी कांग्रेस थी, दोनों में बुनियादी अंतर क्या था, और किस तरह से नई कांग्रेस पुराने से अलग। इन बातों को हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि द न्यू कांग्रेस रिलाइड इंटायरली ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ द सुप्रीम लीडर्स। पुरानी कांग्रेस से अलग नई कांग्रेस केवल एक नेता की पॉपुलैरिटी के ऊपर ही निर्भर थी, इंदिरा गांधी। पुरानी कांग्रेस में क्या था, पुरानी कांग्रेस का नेचर इंक्लूसिव था, और उसकी असली ताकत उसका ऑर्गेनाइजेशनल बेस था, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था, सांगठनिक ढांचा था। लेकिन नई कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं था। नई कांग्रेस केवल अपने सुप्रीम लीडर की पॉपुलैरिटी पर ही ज्यादा निर्भर थी। इट हैड अ समव्हाट वीक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कंपेयर करें पुरानी कांग्रेस से, तो इसका संगठनात्मक स्ट्रक्चर जो है वह कमजोर था। दिस कांग्रेस पार्टी नाउ डिड नॉट हैव मेनी फैक्शंस। पुरानी कांग्रेस में बहुत सारे फैक्शंस थे, अलग अलग इंटरेस्ट के फैक्शंस थे, लेकिन अलग अलग समूह थे, गुट थे। लेकिन इस कांग्रेस में अलग अलग गुटों के लिए, अलग अलग विचारों के लिए कोई जगह नहीं थी। Thus it could not accommodate all kind of opinions and interest। अलग अलग राय और हितों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं थी। While it won elections, it depended more on some social groups। चुनाव जीत गए, लेकिन पुरानी कांग्रेस में जहां सभी समाज के सभी समूहों में उसकी पकड़ हुआ करती थी, यह कांग्रेस केवल चुनावी जीत के लिए भी केवल कुछ समुदायों पर, कुछ समूहों के ऊपर निर्भर करती थी। कौन कौन से समुदाय? द पुअर, द वुमेन, दलित, आदिवासी एंड द माइनॉरिटी। तो एक कई जो है एक कुछ खास लोगों को टारगेट ग्रुप के आधार पर ये चुनाव जीत करके आ रही थी। चुनाव जीता, लेकिन यह कुछ सामाजिक समूहों पर अधिक निर्भर था, गरीब, महिलाएं, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक। This was a new Congress that had emerged. Thus, Indira Gandhi restored the Congress system by changing the nature of the Congress system itself। और इस तरह देखा कि एक नई कांग्रेस का उदय हुआ। नई कांग्रेस मजबूत थी, पॉपुलर थी, चुनाव में बहुत बड़ी सफलता मिली थी, लेकिन इस कांग्रेस का जो नेचर था वह पुरानी कांग्रेस से बिल्कुल अलग था। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप इस चैप्टर में बहुत अच्छा करेंगे। इस चैप्टर का एक तीसरा पार्ट भी लेकर के मैं जल्द आऊंगा आपके सामने। उसमें हम कुछ विशेष बातों पे चर्चा करेंगे कि जिन लीडर्स के नाम इस चैप्टर के अंतर्गत आए हैं, उनको एक अलग से हम उन पर उनके मुख्य बातें जो उनके बारे में है उनको जानने की, नो योर लीडर्स के नाम से
हम उन नेताओं के बारे में विशेष रूप से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव भी लिख करके भेजिएगा ताकि इस वीडियो को या आने वाली वीडियोज़ को और भी आपके लिए उपयोगी बनाया जा सके। इन्हीं बातों के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।